हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी गवर्नमेंट या भारत सरकार की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें हिंदी का अहम रोल होता है। तो आइए आज हम सामान्य हिंदी के बारे में बेसिक से यानी आधार से लेकर के शीर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाषा से। भाषा 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 की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु से हुई, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। कहना या बोलना होता है। भाषा की एक संस्कृत में परिभाषा है। भाषा व्यक्तायाम वाची, यानी मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई वाणी ही भाषा है। भाषा व्यक्तायाम वाची का अर्थ होता है मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई वाणी भी भाषा। इस आधार पर भाषा के दो भेद हो सकते हैं, एक अव्यक्त भाषा और दूसरा व्यक्त भाषा। देखिए, इस परिभाषा के आधार पर, संस्कृत की परिभाषा के आधार पर इस आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं। पहला अव्यक्त भाषा और दूसरा व्यक्त भाषा। कभी कभी प्रश्नों में पूछ देता है पशु पक्षियों की भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं, तो वह होता है अव्यक्त भाषा, जिसमें मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। और व्यक्त भाषा के जैसे मानिए मनुष्य के भाव विचार स्पष्ट होते हैं, वह व्यक्त करता है। इसके कथित लिखित रूप भी होते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए, भाषा की परिभाषा यानी भाषा वह माध्यम है। भाषा की परिभाषा में देखिए, भाषा
माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। एक बार फिर से, अभी तक भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। जैसे जो हम कहते हैं या बोलते हैं वह एक भाषा है, चाहे भोजपुरी में बोले हम या हिंदी में बोले, जो भी बोल रहे हैं वह एक भाषा है। संस्कृत की एक परिभाषा है, भाषा व्यक्ता या वाची, इन मनुष्य द्वारा व्यक्त की गई वाणी ही भाषा है। वाणी बोली जैसे जो बोलते हैं, तो इस वाणी यानी इस परिभाषा के आधार पर भाषा के जैसे दो भेद होते हैं, एक अव्यक्त भाषा और दूसरा व्यक्त भाषा। अव्यक्त भाषा वह भाषा होती है जो पशु पक्षी जानवरों की भाषा होती है, जिसको मनुष्य समझ नहीं सकता है, और व्यक्त भाषा मनुष्यों की भाषा होती है, इसके लिखित और कथित रूप में मिलते हैं आगे। इस प्रकार भाषा की परिभाषा को हम देखते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है। जो भी भाव है, जो भी विचार है, वह प्रकट करता है उसके, और वो प्रकट आदान प्रदान माने जो आपको देता है और ग्रहण भी करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर जिसका अर्थ होता है अनासवान, अनासवान यानी जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ण की परिभाषा मुख से निकलने वाली शुद्ध एवं सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली शुद्ध ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, मुख से निकलने वाले शुद्ध ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर जिस रूप में लिखे जाते हैं
उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। इस आधार पर इन्हें लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन। एक बार फिर से देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण या अक्षर जिसका अर्थ होता है अनासवान, यानी ये खंडित नहीं होने वाली होती है ध्वनि। वर्ण की परिभाषा, मुख से निकलने वाले शुद्ध ध्वनियों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। वर्ण को लिपि चिन्ह भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्नों में पूछ दिया जाता है वर्ण को कहते हैं, अब उसमें अक्षर नहीं रहेगा, लिपि चिन्ह रहेगा, शब्द रहेगा, वाक्य रहेगा, तो उस तरह से लिपि चिन्ह। और जब शुद्ध ध्वनियों को ही कहते हैं तो एक ध्वनि चिन्ह भी है, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण, स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं या स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर का उच्चारण करने पर जैसे जिह्वा जो होगी वह किसी मतलब होस्ट से या तालु से इसका स्पर्श नहीं करे, वह सीधे मैंने उन्हें बोलने में जैसे किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। स्वर का विभाजन नहीं, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या देखिए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में
कुल स्वरों की संख्या। ग्यारह होती है। हम लोग पढ़े हैं, जैसे देखिए अ आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके आगे भी पढ़ते हैं हम लोग अंग और आह। तो ये अंग और आह जो है ये एक अनुस्वार है और ये है, इसलिए इनको हम लोग अयोगवाह, ये अयोगवाह स्वर है, अयोगवाह, यानी इनका योग नहीं होता। योग माने ये जुड़ते नहीं है स्वरों में। इसलिए कुल स्वरों की संख्या, अगर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर 11 होते हैं। कहीं कहीं प्रायः और मुख्यतः स्वर भी पूछते हैं, तो प्रायः या मुख्यतः में 10 ही स्वर लिखते हैं। और इन 11 स्वरों से 10 मात्राएं बनती हैं। इन 11 स्वरों से 10 मात्राएं बनती हैं। मात्राएं बनती हैं। ये अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे ये आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ये है आय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इसको हम लोग पहले एक बार 12 खड़ी में पढ़े होंगे, क का की कू के क्री, ये सब। आइए देखते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद या स्वरों का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? जुलाई में होगा सब पेपर आ गया। हाँ। का विभाजन किनके किनके आधार पर बांटा जाता है, उनको बंटवारा कहते हैं। तो एक नंबर हेडिंग होती है, सबसे पहले उत्पत्ति, निर्माण के आधार पर। उत्पत्ति, निर्माण, बनावट, ये इसमें लिख देते हैं, बनावट के आधार पर। दूसरा होता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर। तीसरा जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर, यानी उत्पत्ति और निर्माण बनावट के आधार पर स्वरों को कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जिह्वा के आधार पर भेद होते हैं। तो इसमें से पहली हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति, निर्माण या बनावट के आधार पर स्वर। सबसे पहले एक बार देखते हैं स्वर, जो लिखते हैं तो इसमें 3 वर्ड का प्रयोग हुआ है, 1, 2 और 3। तो
इन तीनों के तीन तीन भेद पढ़े जाते हैं। उत्पत्ति, निर्माण, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति, निर्माण, बनावट के आधार पर स्वर होते हैं मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब ध्यान दीजिए, मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर वे स्वर जो सबसे पहले बने, सबसे पहले बने, यानी कि जिनका निर्माण सबसे पहले हुआ, सबसे पहले बने, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ये स्वर है, ये स्वर है। छोटी, छोटा ऊ और दी। प्रश्नों में पूछ देता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। और कभी कभी तो प्रश्न में ये पूछ देता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, और उसमें मूल स्वर कौन है, इस आधार पर भी प्रश्न बनते हैं। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे देखिए, ये अ है, अ को अ में जोड़ने पर आ, छोटी ई को छोटी में जोड़ने पर बड़ी, छोटा ऊ को छोटा ऊ में जोड़ने पर बड़ा ऊ। इस प्रकार ये री को भी जोड़ने पर, जैसे छोटी री को जोड़ने पर, ये री है ना, इसको छोटी री बोलते हैं, छोटी री को छोटी री में जोड़ने पर बड़ी री।
बड़े रीढ़ का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर यह एक समान स्वरों को जोड़ा गया है, एक समान स्वर। इस आधार पर इसे एक और परिभाषा बना दे सकते हैं कि दीर्घ स्वर समान स्वरों को जोड़ने पर जो प्राप्त होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, या सजातीय स्वरों को जोड़ने पर, यानी एक ही प्रकार के एक ही जाति के हैं जो प्राप्त होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, आइए अब संयुक्त स्वरों के देखते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो असमान स्वर को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। स्वरों को जोड़ने पर प्राप्त होते हैं। उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे अ को ई में जोड़िए, ए बनता है। अ को उ में जोड़िए, ओ बनता है। अ को ए में जोड़िए, ए बनता है। अ को ओ में जोड़िए, अ बनता है। यह है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखिए, ये अ ई, अ उ, ओ अ, ए अ। इस प्रकार उसमें जो एक समान स्वर थे उनको सजातीय स्वर कह सकते थे, तो इसी प्रकार इन्हें विजातीय स्वर भी कह सकते हैं, यानी विजातीय स्वरों को जोड़ने पर जो स्वर प्राप्त होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। आइए अब मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं स्वरों को। मात्रा के आधार पर स्वर। देखिए, स्वर को मात्रा के आधार पर तो ऐसे लिखा, स्वर को मात्रा के आधार पर एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, यह है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर और मात्रा के आधार पर स्वर को, जैसे कि ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ध्यान से देखिए, इस स्वरों को देखिए और ये मात्राओं को देखिए, बस इसी पर आधार है। ये मात्रा को बस तो इससे जोड़ते जाइए और ये स्वरों का परिभाषा बन जाएगी। जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मन होता है छोटा, यानी जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखिए, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहते हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी थी? 4 थी। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 होगी। मूल स्वर कौन कौन थे? अ, छोटी, छोटा उ, री। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन है? अ, छोटी, छोटा उ और रे। अ, छोटी ई, छोटा उ और रे, यह ह्रस्व स्वर, यह मूल स्वर। आइए दीर्घ स्वरों को पढ़ते हैं। एक देख देते हैं। दीर्घ स्वर जब मात्रा के आधार पर आए तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। मात्रा के आधार पर स्वर, एक मात्रिक स्वर जिनमें एक मात्रा का उच्चारण करना, द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर में अब ये कहेंगे जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ माने बड़ा, यानी एक मात्रा माने छोटा और दीर्घ माने उससे बड़ा, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए अ, ई, उ, री कहने में कितना समय लगा। अब यहां पर होगा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आए, ओ, औ, क्या है? दीर्घ स्वर है। आइए तीसरा स्वर प्लुत स्वर के बारे में पढ़ते हैं।
प्लुत स्वर। हम लोग एक मात्रा और दो मात्रा का प्रयोग कर चुके हैं। अब तीसरा बस देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है, तीन मात्रा का समय लगता है, या अधिक समय लगता है। तीन मात्रा का समय लगेगा तो अधिक लगेगा ही। उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम को ऐसे लिखा जाता है, ओ ई म। इनकी पहचान यही होती है कि इनके पीछे तीन, जैसे हिंदी के तीन का सिंबल लगा। प्लुत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। इनकी पहचान यही होती है कि दीर्घ स्वरों के पीछे, जैसे हिंदी के तीन का प्रयोग किया जाता है, हिंदी के तीन का। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। वैदिक संस्कृत में पहले 14 स्वरों का प्रयोग किया जाता था। उसमें बड़ी री, री, ये सब प्रयोग किए जाते थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। इसलिए अब स्वरों की संख्या हो गई है 11। आइए अब हम जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन या स्वरों के भेद को पढ़ते हैं। जिह्वा, जिह्वा के आधार पर स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन देखिए। इसको सीखने के लिए बहुत ही एक आसान एक पंक्ति है। आउल, पीछे पीछे, अ को छोड़ो, बीचे बीचे। देखिए ये जिह्वा हमारी है, जीभ जिससे जो उच्चारण कर रहे हैं। इसका यह एक भाग है अग्र, जो आगे का हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे अग्र भाग, अग्र भाग। दूसरा बोलते हैं मध्य भाग, जो बीच में है, और जो ये है सबसे पीछे इसको पश्च भाग।
इस पर देखिए जिह्वा के आधार पर वृत्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त इनका भी प्रकार है, लेकिन जिनमें हमारी जिह्वा मुड़ती है, पूरी मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, लेकिन हम लोग वो ये स्वरों के बस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। तो पश्च भाग, यहाँ पर पश्च भाग। अब देखिए आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो पीछे। तो ये सबसे पहले बीच में जो है कि आ को लिख दीजिए, बीच में आ बोल के देखिए, आ बीच में आ रहा है जेब के। इस तरह से अग्र भाग, पश्च भाग में आओ उल्लू पीछे पीछे, तो देख लीजिए इसमें आ छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। अब आ जो बचा है स्वर वो है अग्र स्वर। जैसे आए, आए बोलेंगे जो हमारे पहले की आए, ए आए, ओ ओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज का यह सेशन या क्लास कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। जय हिंद।